अगर मैं आपको एक वीडियो एडिट करके दिखाऊं, उसमें शॉर्ट्स का प्लेसमेंट अच्छे से करूं, उसके बाद म्यूजिक बढ़िया से लगाऊं, साउंड डिज़ाइन करूं, कलर ग्रेडिंग अच्छे से करूं, सारी चीज़ें मतलब कम्प्लीटली एक अच्छे से करके आपको एक कंप्लीट वीडियो एडिट करके दिखा दूं, क्या उस प्रोसेस को देखकर आप एक कंप्लीट वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे? वीडियो एडिटिंग नहीं सीखोगे, आप उस वीडियो को एडिट करने का प्रोसेस समझोगे। सो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ जो एक वीडियो को एडिट करते वक्त ध्यान में रखनी होती हैं और जिनके बेस पर एक वीडियो स्क्रैच से लेकर के कम्प्लीटली फाइनल वर्जन तक बनती है। थ्रू आउट द वीडियो मैं जो भी चीज़ें या जिन टॉपिक पे भी मैं बात करूंगा उनके आपको छोटे छोटे से एग्जांपल भी एडिट टेबल पे ले जा करके दिखाऊंगा। एंड सॉफ्टवेयर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अडोबी प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व, ये दो सॉफ्टवेयर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको उनके ही एग्जांपल्स दिखाऊंगा और अपनी किसी पुरानी वीडियो का या कोई भी ट्रैवल फिल्म जो होगी उसका एक टाइमलाइन भी खोल के दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी वीडियोस को एडिट कर रखा है और कैसे आप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कंप्लीट डेटा है जिसको आपको रिव्यू करना है, तो आप उसको अपने एक्सप्लोरर में रिव्यू ना करके अपनी टाइमलाइन पे लेके जाओ और वहाँ पर डाल करके सारी फुटेज को सॉर्ट करो और देखो हर एक डे के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मान लो आप 6 दिन के लिए किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो 6 दिन का जो डेटा शूट हुआ है उसको डे वाइज मत डालो, अलग अलग जगह मत डालो, एक टाइमलाइन बनाओ और थोड़े थोड़े गैप्स के बाद, जैसे मान लो डे 1 का जो डेटा है वो थोड़ा डालो और उसके बाद थोड़ा सा और गैप छोड़ करके डे 2 का डालो और ऐसे ही सारे डेज का डेटा डाल लो एंड उसको सॉर्ट करो। तो यहाँ पर जो है ना सारी फुटेज मैंने फोल्डर वाइज डाली हुई है। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि जैसे फुटेज हो गई यहाँ पे डे 1 में डे 1 की सारी फुटेज हो गई, जैसे यहाँ खोल के दिखाऊंगा डे 2 में डे 2 की फुटेज हो गई, डे 3 में डे 3 की फुटेज हो गई। सो यहाँ पर मैंने सारी डाली हुई है और यहाँ पर ड्रोन डाला हुआ है। तो ये मीडिया पेज में कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट पैनल में आपको डाल के रखना है जिससे आपको ईजिली एक्सेस हो जाए। और फिर ये सारी जो फुटेज है जितनी भी आपकी जो ये डे 1 डे 2 डे 3 है, इसको आपको टाइमलाइन पे लाना है। तो टाइमलाइन पे कैसे करोगे कि सारी टाइमलाइन जो फुटेज वाली आपकी टाइमलाइन है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सारी फुटेज को कुछ इस तरीके से डाल लो, जैसे ये डे 1 की हो गई, ये डे 2 की हो गई, ये डे 3 की, डे 4, डे 5 और डे 6 भी इसी के आगे मिक्स है और कुछ इस तरीके से आपको अपनी टाइमलाइन पे डालना चाहिए। अब आपको इसमें एक चीज़ क्या करनी है, जैसे मैं ये नीचे करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर है ये सारी फुटेज पड़ी है। अब आपको इस फुटेज में से ओके कट्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये वाला शॉट है, मेरा एक दोस्त है ये, इसका मैंने यहाँ से लिया और ये मेरे को यहाँ तक का शॉट चाहिए, इसको उठा करके ऊपर डाल दो। तो अभी आपको ना ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे समझ में नहीं आया होगा ये मैंने कैसे किया है, बिना माउस को छेड़े हाथ से कैसे किया है। तो मैंने इसकी ना कुछ शॉर्ट कीज़ बना रखी हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये जो कट लग रहा है ना, इसके लिए मैंने Z पे ये शॉर्ट की लगाया हुआ है। आप यहाँ से जा करके ऐसे करके इधर एडिट पे जाओ और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जा करके, तो आपको क्या करना है, आपकी ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स खुल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ऐड एडिट पे ये लगाया हुआ है Z टूल, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो आप सर्च करोगे ना ऐड एडिट, इस पर जस्ट क्लिक करके यहाँ पर ऐसे Z दबा दो और ये शॉर्ट की इस पर लग जाएगी। इसी तरीके से मैंने और भी कुछ शॉर्ट कीज़ बना रखी हैं, वो भी मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको धीरे धीरे बता दूंगा। यही सारे प्रोसेस फॉलो करके आप यहाँ से कर सकते हो, शॉर्ट कीज़ जैसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये मैंने कर रखी है। जैसे ये यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये है, यहाँ हल्का सा मैं मुस्कुराया, ये मैंने कट निकाला इतना, इसको ऊपर उठा दिया। तो ये हो गए सारे ओके टेक्स। ओके टेक्स आपको ऐसे उठा करके पूरी टाइमलाइन पे लेयर 1 पे रख लेने हैं। सारे जितनी भी फुटेजेस हैं आपको उसमें से ओके टेक्स निकाल करके ऊपर रख लेने हैं। उसके बाद कुछ टेक्स ऐसे होंगे, जैसे ये वाला टेक ही देख लो, ये मेरे को थंबनेल दिख गया था यहाँ पर, तो मैं समझ गया कि यही वाला मेरे को टेक उठाना है। तो जैसे मान लो कि ये टेक मैं चाहता हूँ, यहाँ से कट मारा और ये कट मार के इसको मैं रखूँगा सेकंड टाइमलाइन पे। सेकंड टाइमलाइन पे रखने का रीज़न क्या होगा, फर्स्ट लेयर पे हो गए मेरे ओके टेक्स, ठीक है, फर्स्ट लेयर पे हो गए मेरे ओके टेक्स और सेकंड लेयर पे हो गए मेरे वो टेक्स जो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं, जिनको मैं ट्रेलर में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं रील में भी यूज़ कर सकता हूँ, पर्सनल कोई वीडियो अलग से बनाऊँगा उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। और इस वीडियो में ये शॉट तो जाएंगे ही जाएंगे, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। तो ये मैं रख लूँगा लेयर 2 पे। ये हो गई मेरी 2 तरह की फुटेजेस। ऐसे मैं अपना शॉर्ट कर लूँगा और पूरी टाइमलाइन से सारी फुटेज को देख देख करके कट मार लूँगा। अब तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये वाला शॉट है, यहाँ मैं बैठ करके बोल रहा हूँ। अब जैसे इसमें से मैं क्या करूँगा, जैसे ये ओके टेक है, मैं यहाँ पर कट मारा, इसमें से ये पूरा सुनूंगा, पूरा सुन के मैं इसके हिसाब से सारे टेक्स निकाल लूँगा, पूरा कट जितना भी रखना है, और इसको मैं रखूँगा थर्ड लेयर पे।
ये थर्ड लेयर पे आ गया मेरा। थर्ड लेयर पे रखने का रीज़न क्या है, जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि मैं शॉर्ट की से कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, ऐसे करके आप रख सकते हो। तो ये रखना है तीसरे लेयर पे। तीसरे लेयर पे ये वाला शॉट रखने का रीज़न क्या है, ये हो गया मेरा ए रोल, जिसमें मैं बैठ करके और सामने कैमरा को देख करके बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे अपनी टाइमलाइन पे ये वाली फुटेजेस रख लेनी है। अब इसमें से भी एक तरह का शॉट और होता है, एक ये होता है, एक तो हो गया कि मैंने ओके टेक निकाल लिया इसका जिसमें मैंने बोला है। अब इसमें से भी चाहता हूँ कि कोई बेस्ट बात हो जो मैं 100% ट्रेलर में भी यूज़ करूँगा और मैं 100% टाइमलाइन पे भी यूज़ करूँगा। तो मुझे इसमें फिर से कट देना है, यहाँ तक मैंने चूज़ किया, इसको एक ऊपर और रख लिया। इससे होगा कि ये पार्ट तो यूज़ होना ही होना है बी रोल के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी फुटेज को सॉर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो। पहली टाइमलाइन पे आपके ओके टेक्स, सेकंड टाइमलाइन पे बेस्ट शॉट्स, और थर्ड टाइमलाइन पे आप रख सकते हो अपने ए रोल्स, और फोर्थ टाइमलाइन पे आप रख सकते हो जो बेस्ट ए रोल्स हैं जिनको रखना ही रखना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, जैसे मान लो कि आप इस वाली फिल्म पे जाओ, इस वाली फिल्म में जितने भी शॉट्स हैं वो मेरे सेलेक्टेड हैं, कहाँ मेरा क्या था कैसा था। अगर मैं अब यहाँ फुटेज में जाऊँगा, अगर मैंने सिर्फ एक सिंगल लेयर पे सारी ही फुटेज रख रखी, चाहे वो ए रोल हो, बी रोल हो और ये सारी चीज़ें हों, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, फिर मुझे बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, तो मेहनत उतनी ही हो जाएगी ओके टेक में। तो इससे ये रहेगा कि जैसे पहली टाइमलाइन पे मेरे हो गए ए रोल, सेकंड टाइमलाइन पे हो गए मेरे बी रोल और बेस्ट शॉट्स, जो मैं अपनी वीडियो में यूज़ करूँगा ही करूँगा। तो ये मेरे लिए और कन्वीनियंस, आपके लिए भी कन्वीनियंस हो जाएगा कि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ से जैसे ये हटाना है और जैसे V3 सेलेक्ट किया, तो ये सिर्फ सबसे पहले अगर जंप करेगा तो इसी पे करेगा, इसी पे करेगा। ये यहाँ ऑडियो भी सिलेक्ट हो रखी है इस वजह से। अब देखो जैसे एक शॉट में यहाँ ला के रख देता हूँ, तो इस लेयर पे जंप मारेगा, इतनी सारी जो फुटेज यहाँ पे आपको दिख रही है इससे सीधा जंप मारेगा वहाँ पे। ये गया ना, सीधा उस पर जंप किया है, बीच की सारी स्किप कर दी। और जब मुझे अपना ए रोल्स देखने, पहले वाले शॉट्स देखने, ओके टेक्स देखने, तो फिर ये उन्हीं पे जंप मारेगा। देखो उनके इन आउट पे जंप मार रहा है, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ये इसी पे जंप मार रहा है, इन दोनों को स्किप कर दिया यहाँ से। ये आपका बेनिफिट होगा फुटेज को ऐसे सॉर्ट करने से। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है अपनी फुटेज को सॉर्ट करने के लिए। तो अब आपको फुटेज सॉर्टिंग का समझ में आ चुका है। तो आपको क्या करना है, पहली लेयर पे रखने हैं सारे ओके टेक्स, सेकंड लेयर पे आपको रखने हैं बेस्ट शॉट्स, और थर्ड लेयर पे आपको रखने हैं ए रोल्स, और फोर्थ लेयर पे रखने हैं ए रोल के बेस्ट डायलॉग्स जो आपको वीडियो में डालने ही डालने हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। अब इसके ना आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जितने भी बेकार शॉट्स थे या जितने भी बेकार पार्ट्स थे हर एक शॉट के, वो अलग निकल जाएंगे और अच्छे पार्ट्स अलग निकल जाएंगे, और आपको पूरा ही पता लग जाएगा, पूरा जितना भी डेटा था वो 6 दिन का। तो उसमें आपको ये एक स्टोरी लाइन तो एक दिमाग में आपके बन जाएगा कि मैं इस फुटेज से ये स्टोरीज जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको किसी का हंसते हुए का शॉट चाहिए, तो आपको पता होगा शॉट करने की वजह से कि वो शॉट कहाँ पे पड़ा है और मैं किस किस के शॉट उठा सकता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मान लो आपके पास एक स्क्रिप्ट आई है और फुटेज आई है, तो वहाँ तो आपके लिए बिल्कुल काम ईजी होता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें रखनी होती है, स्क्रिप्ट आपको मिली हुई होती है और आप आराम से जा करके उसको एडिट करते हो, स्क्रिप्ट के हिसाब से एक कंप्लीट फिल्म बना देते हो, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। बट अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आपको डेटा के हिसाब से एक स्क्रिप्ट बनानी है, तो आपके लिए वो चीज़ें भी ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आपने जो है ना डेटा सॉर्ट किया है और आपको अच्छे से दिमाग में रहता है कि मेरे ये वाले शॉट्स थे, इस टाइप के शॉट्स थे, हंसते हुए के शॉट्स थे, थोड़ी प्रॉब्लम वाले शॉट्स थे, थोड़े हंसते खेलते के शॉट थे, और थोड़ा एडवेंचर था, बाइक चलाते हुए शॉट्स थे। इस तरह से ना आपको एक स्टोरी लाइन दिमाग में होगा और आप आराम से एक स्क्रिप्ट कम्प्लीटली बना पाओगे उससे। डेटा सॉर्ट करने के बाद आपको ना एक स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी आपके दिमाग में बन जाती है, फिर आपके लिए स्क्रिप्टिंग करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। जब आप स्क्रिप्ट लिखने में बैठते हो तो आपको पता होता है कि आपको डे वाइज क्या दिखाना है। जैसे मान लो 6 दिन की एक ट्रिप दिखा रहे हो, तो आपको 6 दिन में एक डेटा सॉर्ट करके एक आइडिया हो जाता है कि डे 1 में हमारी तैयारी थी, डे 2 में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, उसके बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई और हमने पूरी तैयारी करी, हमने नई चीज़ें खरीदी और उनसे प्रिपेयर हो गए। डे 3 में आपको ये पता होता है कि कितना फ़न हुआ, रास्ता कितना मज़ेदार था और पूरी ट्रिप कैसी थी। या फिर मैं अभी आपको जो है ना रेफरेंस बता रहा हूँ मेरी खुद की वीडियो से, क्योंकि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप डे वाइज भी कर रहे हो, आप फुल डे का भी डेटा सॉर्ट करने के बाद उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखने बैठे हो, तो आपको ऑलरेडी स्क्रिप्ट पता होती है कि आपको क्या करना है और स्क्रिप्ट बनाना ईजी हो जाता है। स्क्रिप्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ ये होगी कि आप गूगल डॉक्स पर लिख सकते हो अपनी स्क्रिप्ट को। फुटेज को सॉर्ट करने के बाद फुटेज देखो, आपको
उस डेटा से क्या दिखाना है, क्या स्टोरी लाइन बनानी है, और स्टोरी लाइन बना करके एक गूगल डॉक पे स्क्रिप्ट पूरी बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर भी इस वाली वीडियो जो आप अभी देख रहे हो उसके ये कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट टाइप के लिखी हुई है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ऐसे बहुत लंबी मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, बस मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो ऐसे आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो सारी चीज़ों की। मैं गूगल डॉक्स यूज़ करता हूँ हमेशा अपनी स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप एक नोटपैड पे हर एक जो डेटा सॉर्ट कर रहे हो उस वक्त पे स्टोरी मेन पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे मान लो कि डे 1 में हमने तैयारी करी, हमने मनाली से ले करके कुछ सामान खरीदा, तो उसका एक छोटा सा शायरी टाइप में या थोड़ा स्टोरी लाइन टाइप में एक लाइन लिख दो, और फिर जैसे डे 2 का डेटा सॉर्ट करने जाते हो तो फिर दूसरा लिख दो। तो आपको मेन पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि आपको स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। और स्क्रिप्टिंग के लिए ना आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे आप मान लो अपनी वीडियो में कुछ बोलना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो, तो चाहे वो शूट से रिलेटेड हो, एडिट से रिलेटेड हो, आपको वॉइस ओवर जो करने हैं वो थोड़ा शायराना अंदाज में करने हैं, थोड़े मतलब स्टोरी टेलिंग वे में करने हैं। और उसके लिए ना आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा तो आपको आ जाएगा। आपको देखना है कि आपकी बात क्या है, आपका जो मैसेज है वो क्या कन्वे कर रहा है। तो आपको जैसे 3 मिनट का मैसेज है उसको छोटे से छोटे में लाने की कोशिश करनी है कि वो अगर 3 मिनट का है तो उसको 2 मिनट में लाओ, 2 मिनट से भी कम में 1 मिनट में लाओ, 1 मिनट से भी कम में 30 सेकंड में लाओ, कि 30 सेकंड में मेरी स्टोरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, शायराना अंदाज में बता देना चाहिए। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं आपको एक वीडियो एडिट करके दिखाऊँ, उसके ऊपर मैं अच्छा म्यूज़िक लगाऊँ, साउंड इफ़ेक्ट्स लगाऊँ, और ये सारी चीज़ें करके मैंने आपको 30-40 सेकंड में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट बना करके बाद में वीडियो के टाइम पर बोल सकते हो अच्छे से। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप पहले म्यूज़िक पूरा ढूंढने बैठे हो बहुत सारा, कि आपने 20-25 म्यूज़िक निकाल लिए और उसके हिसाब से वीडियो एडिट करने बैठ रहे हो, तो फिर उसमें ना बहुत दिक्कत आती है। तो क्या होता है, एडिट के टाइम पे ही म्यूज़िक ढूंढो और हाथों हाथ लगाते जाओ। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है म्यूज़िक के हिसाब से आप वीडियो एडिट करते हो, और एक होता है कि आप वीडियो के हिसाब से म्यूज़िक लगाते हो। तो ये दोनों ही बातें अलग अलग है। एक है कि म्यूज़िक के हिसाब से वीडियो बनती है, एक होता है कि आप वीडियो के हिसाब से म्यूज़िक लगाते हो। जो मेरा स्टाइल होता है उसमें ना दोनों ही चीज़ें मिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर बनता है मेरा पूरा का पूरा बीट्स के हिसाब से, कि जो मेरा म्यूज़िक है, जो मेरा बीट्स आ रही हैं या फिर जो मेरे पंचेज आ रहे हैं, जो हाईज़ आ रहे हैं, एकदम बूम जो आ रहा है, उसमें मैं कोई थोड़े सिनेमैटिक शॉट लगा देता हूँ। जहाँ थोड़ा लो होता है या जहाँ थोड़ा स्लो दिखाना होता है वहाँ पे लोगों की बातें दिखा देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी वीडियो में ट्रेलर के टाइम पे करता हूँ। तो अब हम बात करेंगे म्यूज़िक एडिटिंग के लिए। म्यूज़िक के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अभी एक ट्रेलर खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने एक म्यूज़िक लगाया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे आप म्यूज़िक कोई भी लगाओ, चाहे वो एनर्जेटिक म्यूज़िक हो, चाहे वो एक पीसफुल म्यूज़िक हो, तो जो आप वीडियो बना रहे हो ना उसमें हमेशा याद रखना, जैसे मैं यहाँ बड़ा करके दिखाऊं, तो जब आपका डायलॉग है, जैसे यहाँ पे मेरा ये वॉइस ओवर है, तो वॉइस ओवर के टाइम पे जो मेरे म्यूज़िक के लेवल्स होंगे ना, मैं यहाँ दिखाता हूँ क्लिक करके इस लेयर पे इफेक्ट्स कंट्रोल में। आप यहाँ देखोगे ना मैंने -8 रखा हुआ है। वैसे मैं यूजुअली -10 से लेकर के -25 तक रखता हूँ, बट ये म्यूज़िक थोड़ा लो था तो मैंने इसको -8 तक रखा है। तो अभी मैं आपको सुना करके भी दिखाता हूँ कि ये डायलॉग कैसे आ रहा है और म्यूज़िक को मैंने कैसे रखा हुआ है। हिमाचल की एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ख्वाब जैसी दिखती है। देखा, यहाँ म्यूज़िक अप हो गया। तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप कहीं भी जैसे जब डायलॉग आ रहा है तब आपको म्यूज़िक के लेवल्स थोड़े नीचे रखने हैं, और इसके लिए क्या करना होता है, आपको जस्ट पेन टूल लेना है, पी से या फिर यहाँ से इस पर क्लिक करो, 2 की ऐसे लगाओ, 2 की ऐसे लगाओ, और जैसे तुम्हारा डायलॉग है, डायलॉग के नीचे वाले पार्ट को नीचे कर दो, या फिर आप यहाँ इधर जा कर के भी कर सकते हो। यहाँ से अपने लेवल दे दो और फिर नेक्स्ट वाले पे जंप करके सेम लेवल दे दो, और इस तरीके से आप अपने म्यूज़िक में अपना बीट्स या जो भी आप उसका लेवल कम करना चाहते हो वो आराम से कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पर जैसे ये है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ईज़ आउट करोगे तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, बट मैं यूजुअली ये करता नहीं हूँ, मैं लीनियर ही रखता हूँ इसको। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। म्यूज़िक आपको इसी तरीके से लगाना है। जैसे आपको बहुत सारे म्यूज़िक दिख रहे होंगे, तो म्यूज़िक का ट्रांजिशन आपको बड़ा स्मूथ रखना है, जो पता भी ना चले और म्यूज़िक चेंज भी हो जाए। जैसे यहाँ पर तो आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ से ट्रेलर से जंप करके हम फिल्म में जा रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। अपना डे 1 यहीं बैठकर स्पेंड करना डिसाइड किया। जब सुबह यहाँ तो डे चेंज हो रहा था इसलिए मैंने कट दिया। अगर मान लो कि मेरे बोलते के टाइम ही म्यूज़िक चेंज होना चाहिए तो वो कैसे करना है, वो हमें रखना है। जैसे ये मेरा डायलॉग है, डायलॉग के बीच में ऐसी जगह पे मेरे को म्यूज़िक का कट देना है
चेंज करने के लिए जो पता भी ना चले, क्योंकि डायलॉग के नीचे है वो, ऑलरेडी उसकी ऑडियो कम होती है तो पता नहीं चलता कब म्यूज़िक चेंज हुआ। जैसे मैं यहाँ पे प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं एंड बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। आई वुड सजेस्ट कि जो लोग यहाँ पर देखा, जब मैं अपना डायलॉग बोल रहा हूँ ना, लगातार मेरा डायलॉग आ रहा है और म्यूज़िक मेरा कब चेंज हो रहा है पता भी नहीं चल रहा। आप इसको 2-3 बार भी सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यही चीज़ है, हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है किसी भी वीडियो को एडिट करते वक्त। तो जैसे मैं यहीं करके दिखा देता हूँ अभी हाथ वाथ। हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये है यहाँ, तो अच्छा नीचे जा रहा है। एक तरीका ये होता है, देखा जैसे मेरे हाथ खुले उसके साथ म्यूज़िक खुला, एक तरीका ये होता है। और एक ही होता है कि जब आप म्यूज़िक का ट्रांजिशन शिफ्ट कर रहे हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ही इसको करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये जो ट्रांजिशन देना है ना, वो ऐसे नहीं देना है कि आप डायरेक्टली दे दो। आपको इस सारे म्यूज़िक को नीचे लाना है, आपको थोड़ा सा यहाँ करना है, इसका डिज़ोल्व यहाँ तक करके इसका डिज़ोल्व थोड़ा कम कर दो, जो म्यूज़िक भी चेंज हो जाए और पता भी ना चले। देखो मौसम आपको एक और रंग दिखाए, देखा डायलॉग के नीचे ही ओवरलैप हो गया और पता भी नहीं चला। मैं इसको वापस कर देता हूँ, मेरी फिल्म ख़राब हो जाएगी नहीं तो। हाँ, तो ये चीज़ें आप ऐसे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो म्यूज़िक को लगाने के लिए। तो इसमें मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि म्यूज़िक कैसे लगाना है, आपको ऑडियो लेवल्स कैसे सेट करने हैं। चाहे किसी भी तरह की वीडियो करो, फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई व्लॉग बना रहे हो, व्लॉग में जिस तरह की आप बात कर रहे हो उस तरह का थोड़ा म्यूज़िक रखो। अगर वो थोड़ी सी सैड बात है तो थोड़ा सा म्यूज़िक वैसा रखो, थोड़ी सी एनर्जेटिक बात है तो थोड़ा सा म्यूज़िक उस तरह का रखो। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और म्यूज़िक के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ कि आप इन 2 वेबसाइट से म्यूज़िक उठा सकते हो। एक तो ये है आर्टलिस्ट, एक है म्यूज़िक एपिडेमिक। यहाँ से मैं म्यूज़िक उठाता हूँ। यहाँ पर जॉनराज के हिसाब से म्यूज़िक मिलता है, मूड्स के हिसाब से मिल सकता है। व्यू ऑल में जाओगे तो हर एक मूड का मिल जाएगा, एंड थीम्स पे जाओगे तो हर एक थीम के हिसाब से मिलेगा। जैसे यहाँ पे सिनेमैटिक है, एड प्रोमोज है, ट्रेलर्स है, व्लॉग्स है, कॉमेडी है। तो इन दोनों ही वेबसाइट पे वैसा म्यूज़िक मिल जाता है। अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, आपकी बिगिनिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब लाइब्रेरी से भी उठा सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर आएगी लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ से भी आप जो है म्यूज़िक को उठा सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे म्यूज़िक मिलते हैं। या फिर आपको चौथी चीज़ ये करनी है, तो यहाँ पे सर्च करना है नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक। जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक आ जाएंगे और आपको चूज़ करना है आपके हिसाब से आप कौन सा म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हो। या फिर मान लो जैसे ये नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लिखा, आपको यहाँ पे सर्च भी कर देना है आपके कीवर्ड्स, एडवेंचर डाला, एडवेंचर से रिलेटेड सारे म्यूज़िक आ जाएंगे, एनर्जी से रिलेटेड, स्टोरी टेलर से रिलेटेड, ये सारा हर तरह के म्यूज़िक आ जाएंगे। आपको बस ऐसे थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी इनमें जा करके प्लेलिस्ट में, इनमें या अगर मैं यहाँ पे ऐसे सर्च करूँ पीसफुल म्यूज़िक नॉन कॉपीराइट, ये सर्च किया, यहाँ पर अब बतेरे सारे काम से रिलेटेड, एम्बियंस से रिलेटेड और तुम्हारा ये काम पीसफुल रिलैक्सिंग से रिलेटेड ये सारे म्यूज़िक आ रहे हैं। इनमें से आप कोई भी यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हो आराम से, चाहे आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो चाहे कैसे भी, आपको बड़े आराम से नॉन कॉपीराइट वाले म्यूज़िक मिल जाएंगे। अब मान लो कि आपको ना अपनी वीडियो में ए रोल भी दिखाने हैं, बी रोल भी दिखाने हैं और हर तरह के शॉट्स दिखाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए रोल्स की। तो उनका प्लेसमेंट आप कैसे करोगे, पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ऑन कैमरा बैठ करके कोई बात कर रहा है, बंदा कुछ बता रहा है, किसी चीज़ में डिस्कस कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं किसी पहाड़ पर बैठा हूँ और मैं उस पहाड़ की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े से बीच बीच में बी रोल्स आते रहने चाहिए, जिससे ऑडियंस का ना अटेंशन बना रहे और वो स्टोरी से रिलेट कर पाए। अब यहाँ बात हो रही है शॉर्ट प्लेसमेंट की। तो शॉर्ट प्लेसमेंट आपको कैसे करनी है कि आपका जो डायलॉग होगा ना उसके हिसाब से आपको शॉर्ट्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर इस फिल्म के अंदर दिखाता हूँ कि एक जगह पे ये शॉट है, तो जैसे ये लड़की है, ये बता रही है उस जगह के बारे में, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन शेयर कर रही है। The roads that we are standing, whether it's just raining, whether we are doing hikes or anything, मुझे ऐसा लग रहा है everything here is peaceful और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है I just want to stay here। देखा आपने, जैसे ये अपनी फीलिंग, अपना इमोशन एक्सप्लेन कर रही है और मुझे उससे रिलेटेड बी रोल्स इसके ऊपर प्लेस करना है। जैसे मेरा ये ए रोल है, ए रोल में ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैं यही चीज़ दिखा रहा हूँ, लगातार यही बैठ करके बता रहा हूँ कि वो जो बोल रही है, फिर जो भी कैरेक्टर है, जो सब्जेक्ट है, वो जो बोल रहा है, सिर्फ उसी का फेस दिख रहा है और कुछ उसके ऊपर रिलेटेड शॉर्ट्स नहीं दिख रहे। तो वो भी आपको रखने हैं। आपके पास अगर फुटेज है तो उनको यूज़ करना है। और जब वो बोले, जैसे यहाँ पर अगर अभी आपको मैं दिखाऊँ
तो यहाँ पर एक वॉइस ओवर आएगा और उसके हिसाब से ये पूरे विजुअल्स चलेंगे। हम तो बस थोड़ा आसपास घूमने निकले थे, पर घूमते घूमते कब शाम हुई पता ही नहीं चला। तो वापस अपने होटल आकर इस खूबसूरत नज़ारे को देखने लगे और यहीं से इतना प्यारा सनसेट भी देखने को मिला। तो देखा आपने, जैसे मैंने जो चीज़ बोली ना उससे रिलेटेड मेरा शॉट चल रहा था। जैसे यहाँ पर पीछे एक शॉट में मैंने बोला कि यहाँ पर हमने अपना शाम का पूरा वक्त स्पेंड करने के लिए वापस होटल आकर के डिसाइड किया और उसके हिसाब से मैंने पूरा बी रोल चला दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है ना पूरा वॉइस ओवर चल रहा था। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया इसको घूमते हुए लड़की को, कि जहाँ हम घूमने निकले थे, क्योंकि इस टाइम पे मैं शूट कर रहा था। जैसे अगर मैं आगे भी दिखाऊँ, आप देखो यहाँ पर भी आपको यही चीज़ समझ में आएगी। जैसे ही सुबह हुई तो देखा चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल हैं, तो सोचा नाश्ता करके कुछ न्यू एक्सपीरियंस किया जाए। देखा आपने, अब जहाँ जहाँ मैंने जो जो बात बोली ना उसके आसपास उससे रिलेटेड शॉट्स मैंने डाले। तो यही चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोला कि सुबह के वक्त बादल ही बादल रहते हैं, तो मैंने बादल वाले शॉट्स दिखा दिए। ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टाइपोग्राफी कर रखी है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हमने सोचा कि नाश्ता करने के बाद जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा काम करते हुए, थोड़ा नाश्ता करते हुए इधर ये सारी चीज़ें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब आपको दिखा दी। एक बार शॉट बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पूरा नाश्ता वगैरह दिख रहा है, सारी चीज़ें हम बैठ के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि हमें जाना चाहिए बाहर, तो मैंने बाहर जाते हुए के शॉट दिखा दिए। ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। आप जब शॉट में डालोगे उससे रिलेटेड शॉट्स आपको डालने हैं। आप देखो, मैंने ना यहाँ पे एक डायलॉग बोला है, उसके हिसाब से मैंने शॉट प्लेस किया है। मौसम आपको एक और रंग दिखाए तो भैया बाहें खोलकर इसे कबूल करो। ठीक है, ये मेरा डायलॉग था कि मौसम अगर आपको एक और रंग दिखाए तो बाहें खोलकर इसे कबूल करो। तो उससे रिलेटेड मैंने शॉट डाल दिया, क्योंकि मैंने हाथ खोले थे। यहाँ पे बारिश पड़ रही थी इस टाइम पे। मैंने यहाँ पे गांव की बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कमर्शलाइज होने के बाद भी इतना ज़्यादा ऑफ बीट है, मतलब 3 गाँव में सबसे ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा ऑफ बीट है। तो मैंने यहाँ पर ये शॉट्स दिखा दिए, थोड़ा सा ग्रीनरी दिखा दी, थोड़े घर बने हुए दिखा दिए और थोड़ी सारी चीज़ें दिखा दी। तो दिस इज़ हाउ कि आप अपना शॉट का प्लेसमेंट करते हो। अब बात आती है कि आपको टाइपोग्राफी कैसे करनी है। तो टाइपोग्राफी करने के लिए आपको एक तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो फॉन्ट्स आप यूज़ करोगे वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज़ के होने चाहिए। और ना तो वो किसी कैरेक्टर के फेस पे आए, ना ही स्क्रीन को बहुत ज़्यादा घेरे। एक साइड में हो या फिर बीच में हो, सबटाइटल वाली जगह पर हो, यहाँ पर नीचे की साइड। और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो शॉर्ट जो आप उस पर फॉन्ट्स यूज़ करोगे या जो टाइटल्स यूज़ करोगे या जो ग्राफिक्स यूज़ करोगे वो आपके फ्रेम को डिस्टर्ब ना करे और इन्फॉर्मेशन भी आराम से दे दे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई आइकन्स दिखा रहे हो, या मैंने अपनी वीडियो में बोला कहीं पे इस बंदे का मेरे को ये कमेंट आया, तो मैंने एक पॉपअप दिया, वो इस साइड पे आ गया, उसने मेरे फ्रेम को भी डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात को भी डिस्टर्ब नहीं किया, और वो यहाँ पर आया और आकर के अपने टाइम से वापस चला भी गया। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। टेक्स्ट के लिए आप ज़्यादातर जो फॉन्ट्स मैं पर्सनली अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इनमें से किसी एक फ़ॉन्ट को भी चूज़ कर सकते हो। मोस्टली मेरी ज़्यादातर वीडियोस में यही वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करोगे। एंड वीडियो के हिसाब से आपको जॉनर के हिसाब से ध्यान रखना है कि मान लो उसमें डस्ट है या फिर उसमें थोड़ा एडवेंचर है, थोड़ी मिट्टी है, थोड़े डस्टी, थोड़े से बोल्ड वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। और अगर वहाँ पर कुछ ऐसे बात हो रही है थोड़ी कामनेस की, थोड़ी सिनेमैटिक और थोड़ा सा मतलब पीसफुल और थोड़ा स्लो वाइब्स की, तो थोड़े पतले फ़ॉन्ट्स रखने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये वैसे काफ़ी लंबा टॉपिक है, एक टाइपोग्राफी भी, किसी दिन इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आप चाहते हो तो गूगल पे भी थोड़ा सर्च कर सकते हो, आपको सारी चीज़ों का आराम से पता लग जाएगा। तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो कलर ग्रेडिंग ऐसा टॉपिक है जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है किसी भी वीडियो को एडिट करने में, किसी भी फिल्म को बनाने में। हालांकि मैं भी अभी अपने लर्निंग पीरियड में हूँ और उन्हीं से मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को समझाता हूँ। एंड इसी से रिलेटेड, कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट 1.5 घंटे का वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे। ये उसका थंबनेल आ रहा है स्क्रीन पे, अगर आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस समझाया है। अब वो मैंने समझाया है डाविंची रिजॉल्व में, वो आपकी चॉइस है, आपको डाविंची रिजॉल्व में करना है या प्रीमियर प्रो में करना है या फिल्मोरा में करना है। बट जो प्रोसेस मैंने फॉलो करा है ना, एक्चुअल में कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस ज़्यादातर लोग 70 to 80% लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और अगर आप भी उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप भी काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर पाओगे। और कलर ग्रेडिंग ना हमेशा आपके शॉट, आपके फिल्म या जो भी वीडियो आप बना रहे हो उसके मूड के हिसाब से, कि अगर आप उसमें हॉरर दिखा रहे हो तो थोड़े डार्क शॉट्स आते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव
वीडियो बना रहे हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है उससे, कुछ इंस्पायरिंग दिखाना है, तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, उस हिसाब से कलर ग्रेडिंग्स रखनी होती है, वार्म कलर्स रखने होते हैं उसके हिसाब से। या कोई वेडिंग का एडिट बना रहे हो तो उसमें वार्म कलर ज़्यादा जाते हैं, थोड़े ब्राइट कलर्स जाते हैं, जैसे मैंने हॉरर के लिए बताया डार्क जाते हैं। या फिर कुछ सस्पेंस दिखाना होता है तो उसमें भी थोड़े डार्क कलर जाते हैं, थोड़ी ब्लूइश लाइटें जाती हैं, ऑरेंजेस लाइट्स जाती हैं। हालांकि क्या होता है कि जब S-Log3 की फुटेज आपके पास हो तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपको शॉट का मूड कैसे बनाना है, जिस फिल्म को मैं आप कलर ग्रेड कर रहे हो उसका मूड आपको कैसे बनाना है वो आपके हाथ में होता है। बट अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपको नॉर्मल फुटेज से ही करना है, तो थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत छेड़खानी करके कलर्स में आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। वैसे हो जाती है आराम से हर तरह की फुटेज भी। बट अगर मैं यही कहूँगा, अगर आप शूट करते हो तो रॉ फुटेजेस में S-Log3 प्रोफाइल में, या फिर जो भी आपके पास कैमरा है, मान लो कि आपको कैनन का है तो C-Log में शूट करो, निकॉन का है तो N-Log में करो, फूजी फिल्म का है तो उसके लॉग प्रोफाइल पे करो, सोनी का है तो S-Log3 में करो, वो सबसे बेस्ट प्रोफाइल होती है, उसमें मैं भी करता हूँ पर्सनली। अभी ये वीडियो भी S-Log3 पे ही शूट हो रहा है और कलर ग्रेड के बिना ये कुछ ऐसा दिख रहा है और कलर ग्रेड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। शूट करते वक्त अगर आप रॉ प्रोफाइल्स को यूज़ करोगे तो बाद में कलर ग्रेड अपने हिसाब से आराम से कर पाओगे। मान लो कि आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कंप्लीट वीडियो एडिट करा। अब आपको क्या करना है कि उस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, उसके ऑडियोस चेक करना है, उसके साउंड डिज़ाइन की, जो भी आपने साउंड डिज़ाइन किया है उनको सबका ध्यान रखना है, जो आपके विजुअल्स हैं उनका ध्यान रखना है, कहीं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आ रहा है, कहीं पे टाइपोग्राफी ख़राब तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को 2-3 बार चेक करना है। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, परफेक्शन के लूप में बिल्कुल मत फंसना। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, गुड लग रही हैं, तो आप जा सकते हो, आप आराम से उसको कंप्लीट अपने एंड से कर सकते हो। बट अगर आप उसको परफेक्ट करने जाओगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि परफेक्शन का लूप बहुत गंदा होता है, उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और कभी कंप्लीटली कुछ बन नहीं पाता। इस लूप में मैं भी फंसा था, आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले तक मैं भी बहुत गंदा इस वाले लूप में फंस गया था और परफेक्शन के पीछे भागने लगा था। जैसे अगर अभी एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक बड़ा सा कैमरा चाहता था, कोई और लेंस चाहता था, कोई और लाइट चाहता था, तो अगर मैं उस पर रहता तो ये वीडियो भी कभी बनता ही नहीं। तो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से बनाओ और एक कंप्लीट वीडियो बना करके जो उसमें गड़बड़ है, ओके टेक्स, या जो अगर वो वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको कंप्लीट करो और अपलोड कर दो या फाइनल कर दो अपने एंड से। एंड एक चीज़ का ना और ध्यान रखना कि मान लो आपने आज एक वीडियो बनाया, उसमें आपको परफेक्शन नहीं मिली, आपको कुछ वो चीज़ नहीं मिल पाई कि हाँ मैं इसमें ये इम्प्रूव कर सकता था, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करनी है या नेक्स्ट काम में इम्प्रूव करनी है। उसके बाद दूसरी बार जो आप काम बनाओगे उसके बाद जो उसमें आपको लगेंगे कि इसमें ये कमियाँ रहेंगी, उसके बाद तीसरी बार करनी है। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि जहाँ आप ग्रो करते हो, जहाँ आप चीज़ों को सीखते हो, लर्न करते हो, नई नई चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हो और एक कंप्लीट परफेक्ट फिल्म मेकर या वीडियो एडिटर या जो भी आप बनना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी काम हो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड नहीं, उसमें आप इम्प्रूव करते जाते हो। मैं भी एक टाइम पे परफेक्शन लूप में फंसा था और उससे ऐसे ही मैंने ओवरकम किया, धीरे धीरे सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके करता गया। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मेरा जो वीडियो एडिटिंग का पूरा प्रोसेस रहता है या फिर जो ज़्यादातर वीडियो एडिटर्स फॉलो करते हैं, वो मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करी है और पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि 50 to 70% एडिटर्स जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं या जो प्रोसेस आपको भी फॉलो करना चाहिए एक वीडियो को एडिट करते वक्त, तो वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इससे इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड अगर आप और कोई वीडियोज़ चाहते हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में और मैं उनके ऊपर बढ़िया सी वीडियोस बना दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे पिछली कुछ वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों का और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और रिप्लाइज़ करके बताते हैं कि कैसे उनको हेल्पफुल रहा मेरा वो कंटेंट। जैसे वो कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो थी, ऐसे ही और भी काफ़ी सारी वीडियो थी। तो बहुत जल्द काफ़ी सारी वीडियो आएंगी और अगर आप चाहो तो भाई का इंस्टाग्राम भी चेक करते हैं, वहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं। वहाँ पे 2 या 3 दिन में एक रील ज़रूर आती ही आती है, कुछ ना कुछ कंटेंट से रिलेटेड होती है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है और वीडियो एडिटिंग से, शूट से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैमरा इक्विपमेंट से रिलेटेड भी होती हैं। बहुत काम का कंटेंट उस पेज पे पड़ा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा पेज है। बट अगर मैं होता एज अ व्यूअर और मैं चाहता कि मेरे को कोई ऐसा पेज मिले जिस पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे को देखने को मिले, तो मैं उस पेज को फॉलो करता, चाहे वो आफ्ताब का होता है या किसी और का भी। और मैं ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो भी करता हूँ। सो आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।